हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया जिसे आप आम भाषा में अनिद्रा कहते हैं, नींद का ना आना कहते हैं। इंसोम्निया क्या है इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ में कॉजेज ऑफ इंसोम्निया यानी नींद ना आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, साथ ही साथ में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। और ट्रीटमेंट में हम मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड के बारे में बात करेंगे कि दवाइयों की हेल्प से आप अनिद्रा को कैसे ट्रीट करेंगे और ऐसा क्या करें कि बिना दवाइयों के भी आपको नींद आना शुरू हो जाए, आप ठीक से सोना शुरू कर दें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इंसोम्निया क्या है। इंसोम्निया के बारे में ऐसा माना जाता था कि इंसोम्निया जनरली ओल्ड एज में देखने को मिलती है, यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है नींद ना आने की जो समस्या है बड़ी कॉमन है। और ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा जो स्लीप का ड्यूरेशन है वो कम होने लगता है। लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस की लाइफस्टाइल है, कॉर्पोरेट की लाइफस्टाइल है, तो ये समस्या यंग जनरेशन में भी बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है। बात करें इंसोम्निया के बारे में तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इंसोम्निया क्या है। इंसोम्निया इज ए स्लीप डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय इन डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप। यानी इंसोम्निया क्या है? इंसोम्निया आपका जो स्लीप डिसऑर्डर है, इसमें व्यक्ति को क्या होता है, यानी उसको नींद नहीं आती है। और अगर नींद आ भी रही है तो स्टेइंग एस्लीप, यानी वो लंबे समय तक आपकी डीप स्लीप नहीं होती है, बीच बीच में आप जाग जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं वेकिंग अप टू अर्ली। कई बार मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जो इस बात को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बहुत जल्दी जाग जाते हैं। बहुत जल्दी का मतलब कोई पेशेंट कह रहा है कि मैं 3 बजे जाग जा रहा हूं। तो इस बात को आप ऐसे डिसाइड करिए कि बहुत जल्दी जाग जाना भी आपकी, इसका मतलब आपकी नींद बहुत अच्छी नहीं है। यानी जब तक आप 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप नहीं ले रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप अनिद्रा से परेशान हो सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपका इंसोम्निया टर्म है, ये जनरली ऐसा नहीं है कि आपको वीक में एक दिन नींद नहीं आ रही है और कह रहे हैं कि आप अनिद्रा से परेशान हैं। इंसोम्निया एक क्रोनिक कंडीशन है, जैसे हफ्ते में कम से कम आपको 3 दिन नींद नहीं आती है और ऐसा ड्यूरेशन लगभग 3 महीने तक चलता है। यानी मैं सिंपली ये समझाना चाहूंगा कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है मिनिमम, और ऐसा पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, तब आप अपने आप को मानिए कि आपको नींद ना आने की समस्या है, यानी आप इंसोम्निया से सफर कर रहे हैं। बात करें इसके प्रिविलेंस की, तो जैसा मैंने बताया कि मेनली तो ये ओल्डर एज में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ग्लोबली इस चीज को आप देखेंगे तो इसका प्रिविलेंस है अफेक्ट टू 10 to 30% ऑफ द एडल्ट ग्लोबली। यानी अगर हम पूरे ग्लोब के बारे में बात करें तो 10 से 30% लोगों में ये समस्या पाई जाती है। अगर इसके टाइप के बारे में बात करेंगे तो इसके टाइप है एक्यूट इंसोम्निया यानी शॉर्ट टर्म की जो प्रॉब्लम है, और एक कंडीशन है क्रोनिक इंसोम्निया। अब मैं आपको यहाँ डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि जो एक्यूट इंसोम्निया है, यानी किसी स्ट्रेस की वजह से या आपकी लाइफस्टाइल में कोई इस तरीके का चेंज हुआ है, जैसे सपोज दैट आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया से आप कहीं विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो वहां का जो टाइम है उसके हिसाब से आपको 2-4-10 दिन जो नींद ना आने की प्रॉब्लम होगी, दैट इज द एक्यूट इंसोम्निया। लेकिन अगर आप लंबे समय से समस्या से परेशान हैं तो ये आपकी क्रोनिक इंसोम्निया कहलाएगी। या आपका अर्ली कोई शेड्यूल इस तरीके का चेंज हुआ है, आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हुए हैं, या सपोज दैट आपकी डे ड्यूटी रहती है, डे से नाइट शिफ्ट हो रही है, तो ये कंडीशन आपकी एक्यूट होती है। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से इस समस्या से परेशान हो रहे हैं तो वो कंडीशन आपकी क्रोनिक इंसोम्निया कहलाती है। थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं कि ये जो टर्म इंसोम्निया है, क्या इसका जिक्र आयुर्वेद में मिलता है? तो जी हाँ, आयुर्वेद में इसका जिक्र मिलता है। और अगर आप आयुर्वेद में देखेंगे तो इसको आप अनिद्रा कहते हैं, और आयुर्वेद में इसको निद्रा व्यापद में रखा गया है। आप देखेंगे निद्रा व्यापद या अल्प निद्रा के रूप में वर्णित किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह मुख्यतः वात दोष की विकृति से उत्पन्न होती है। यानी आयुर्वेद के आचार्यों का ऐसा मानना है कि जब आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है यानी अनिद्रा की समस्या है, तो हमारे शरीर में जो 3 दोष हैं, वात पित्त और कफ, उसमें से अगर हमारे शरीर में वात का प्रकोप हो जाएगा यानी वात बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से हमें अनिद्रा की प्रॉब्लम होगी।
हालांकि आपके अन्य दोष भी इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी वात के साथ पित्त का भी जो क्या है कुछ गड़बड़ हो सकता है, या कफ का भी हो सकता है। हालांकि आपका वात और पित्त ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम इसकी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे तो आयुर्वेदिक जो चिकित्सा कहती है वो ये कहती है कि वात का अगर हम शमन कर देंगे तो अनिद्रा की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जैसे इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो आप कुछ मत करिए, केवल आप अभ्यंग करिए, यानी तेल से अपनी बॉडी की मसाज करिए, अपने पैर के तलवों की मसाज करिए, और आप देखेंगे कि आपको बिना किसी मेडिकेशन के बहुत अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो अभ्यंग है, जो तेल का मसाज आप कर रहे हैं, पाद अभ्यंग जिसे आयुर्वेद कहता है, उससे क्या होता है, तेल की मसाज से हमारे शरीर में वात जो है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, वात का शमन हो जाता है। खैर, चिकित्सा के बारे में हम आगे बात करेंगे। थोड़ा और आगे की बातें समझते हैं। निद्रा को त्रयो उपस्तंभ कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर जब आप इसे देखते हैं तो जो निद्रा है ये हमारे शरीर का तीसरा उपस्तंभ है। तीसरा उपस्तंभ का मतलब क्या है, यानी मुख्य जीवन का आधार जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद मानता है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, यानी जो हमारा जीवन है हमारे भोजन से चलता है, हमारी नींद से चलता है और हमारे ब्रह्मचर्य से चलता है। यानी आयुर्वेद कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का जो जीवन है उसका जो आधार है, उसका जो बेस है वो इन तीन चीजों पर टिका हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि नींद हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आप जानते भी हैं कि जब आपको सही से नींद नहीं आती है तो आप किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगता, आप थका हुआ फील करते हैं। तो इस बात को आप यहां से समझ सकते हैं। और इसके बारे में आचार्य चरक के अनुसार निद्रा की कमी से शरीर में दुर्बलता आती है, मानसिक विकृति होती है, थकावट होती है, चिड़चिड़ापन आता है और रोगों की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर जो कारण लिखे हैं ये एक एक कारण ऐसा है जिसे आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपको एक दो दिन जब नींद नहीं आती है तो आप कैसा फील करते हैं। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप वीक फील करने लगते हैं, आपको अननेसेसरी का स्ट्रेस आने लगता है ना, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सारी जो बातें संहिताओं में आचार्यों ने कही हैं, ये सारी आपकी बातें एकदम आपकी लाइफ में सटीक बैठती हैं। थोड़ा और आगे की बातें जानते हैं और बात करते हैं कॉजेज ऑफ इंसोम्निया के बारे में, यानी अनिद्रा के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मॉडर्न कॉज के बारे में बात करूं तो मॉडर्न साइंस कहती है कि अनिद्रा का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, यानी अगर आप तनाव में होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नींद नहीं आएगी। इसी तरीके से एंजाइटी है या डिप्रेशन है तो इस केस में आपको नींद नहीं आएगी। पुअर स्लीप हैबिट है, अगर आपकी जो स्लीप की हैबिट है वो बहुत अच्छी नहीं है, जैसे आपका स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, या शाम के समय में आप कॉफी है, टी है, इस तरीके के कुछ स्टिमुलेंट पेय पदार्थ लेते हैं, कैफीन वगैरह लेते हैं, तो उससे भी आपको क्या होगा, नींद नहीं आएगी। जैसे कैफीन है या निकोटीन है या अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं या कुछ मेडिकेशन लेते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कुछ स्टिमुलेंट ड्रग लेते हैं, या आप किसी भी तरीके से कोई मेडिकल कंडीशन से परेशान है, आपके शरीर में कोई रोग है, जैसे हम बात कर सकते हैं अस्थमा का रोगी है या अर्थराइटिस की समस्या है, जॉइंट में कहीं पेन है, तो ये कारण आपके किसके माने जाते हैं, इंसोम्निया के कारण माने जाते हैं। थोड़ा आगे की बात देखते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें क्या है, निदान अगर देखेंगे कि किन कारणों से इंसोम्निया हो रहा है, तो वात दोष, जैसे मैंने बताया कि वात अगर हमारे शरीर में इंबैलेंस हो जाएगा तो वात के इंबैलेंस होने की वजह से, या मानसिक तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, जिसमें चिंता है, शोक है, भय है, यानी ये भी कारण आपके किसके हैं, अनिद्रा के हैं। या इम्प्रॉपर डाइट है, लाइफस्टाइल आपकी अच्छी नहीं है, खान पीन आपका बहुत अच्छा नहीं है, जिसे आचार्यों ने विरुद्ध आहार कहा है। अगर आपका आहार अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ में रात्रि जागरण, अगर आप रात में बहुत ज्यादा जागते हैं तो उसकी वजह से भी इंसोम्निया हो सकता है। या एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन, आप जो कार्य बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके शरीर में वात बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा और आगे की बातें समझते हैं और बात करते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में। यानी अनिद्रा से अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखेंगे डिफिकल्टी इन फॉलिंग स्लीप, यानी उसे नींद बहुत जल्दी नहीं आएगी, बहुत जल्दी से सोने नहीं जाएगा, है ना, उसको सोने में दिक्कत होगी। इनिशिएट यानी उसका स्लीप जो होगा बहुत लेटर इनिशिएट होगा या बहुत देर में उसको नींद आएगी।
जैसे कई बार पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको बहुत जल्दी नींद नहीं आती, 2-3 बजे सोते हैं, तो वो कंडीशन आपकी ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप इंसोम्निया से सफर कर रहे हैं, या वेकिंग फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द नाइट, या कोई व्यक्ति कह रहा है कि डॉक्टर साहब हम रात में बहुत लंबा नहीं सोते, थोड़ी देर सो नींद आती है फिर जाग जाते हैं, यानी आपको रात में कई बार आप जागते हैं, तो ये कंडीशन आपकी हो सकती है। साथ ही साथ में वेकिंग अप टू अर्ली एंड नॉट बीइंग एबल टू गो बैक स्लीप, यानी बहुत जल्दी जाग जाना, जैसे 2 बजे जाग जाना, 3 बजे जाग जाना और दोबारा से सो न पाना, तो ये कंडीशन भी ध्यान देंगे, ये कंडीशन भी आपकी, यानी ये जो साइन सिम्टम्स हैं ये भी आपको अनिद्रा के बारे में बताते हैं। या आप देखेंगे कि डे टाइम में आप बहुत थका हुआ, डे टाइम फटीग एंड स्लीपीनेस, दिन में आपको थकान रहती है, दिन में आपको सोने का मन करता है, दिन में आपको नींद आ रही है। दिन में नींद आ रही है इसका मतलब आपकी जो स्लीप है वो रात में बहुत अच्छे से नहीं हुई है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। या आप इरिटेबल रहते हैं, है ना, यानी आप बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, या साथ ही साथ में डिफिकल्टी फोकसिंग और रिमेम्बरिंग, अगर आपको चीजों को फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, चीजें आपको याद नहीं रहती हैं, क्योंकि इस बात को आपको समझना है कि जब तक आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तब तक आपका फोकस बहुत अच्छा नहीं होगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से याद नहीं होंगी। आगे चलते हैं और समझते हैं थोड़ी और बातों को। डायग्नोसिस के बारे में बात करें कि कैसे डायग्नोसिस बनाएंगे, तो सबसे पहले आप क्लिनिकल इवैल्यूएशन जो करेंगे, आप सबसे पहले स्लीप हिस्ट्री लेंगे, यानी पेशेंट से पूछेंगे कि भैया आप कितने बजे सोने जाते हैं। स्लीप हिस्ट्री के साथ साथ में बहुत सारे आप क्वेश्चन करेंगे कि आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जागते हैं, तो इस तरीके से आप इस चीज का डायग्नोसिस बना सकते हैं। और साथ ही साथ में स्लीप डायरी, अगर उसको ये बात बोलेंगे कि आपका जो स्लीपिंग का ट्रैक है उसको आप कहीं ना कहीं चेक करेंगे कि आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जागते हैं, और ऐसा 1 से 2 वीक तक आप उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, प्रॉपर उससे पूछेंगे, तो इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उसकी इंसोम्निया की डायग्नोसिस तैयार कर सकते हैं। थोड़ा और आगे की बातें समझते हैं और बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले मैंने जो बात की है वो है नॉन मेडिकेटेड मैनेजमेंट, यानी दवाइयों से नींद आना और बिना दवाइयों के नींद आना। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग यही चाहेंगे कि बिना दवाइयों के ही आपको नींद आ जाए, तो इसको अपन नॉन मेडिकेटेड में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी किस तरीके की आप जीवनचर्या जिए, अपने जीवन में क्या बदलाव करें जिससे आपको इंसोम्निया ना हो, यानी अनिद्रा की प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि वॉकिंग एंड एक्सरसाइज इन इवनिंग, ध्यान देंगे कि जब आप शाम के समय में थोड़ा बहुत वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका शरीर थकान में आ जाता है, और जब आप थक जाएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी, है ना। तो पहला ये है कि अगर आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है तो आपको शाम को टहलना है, शाम को छोटी मोटी कोई एक्सरसाइज कर लेनी है, जिसकी वजह से आपको नींद आने में सहायता मिलेगी। उसके बाद अर्ली डिनर, आपका खाना शाम का बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि 10 बजे खाते हैं, 11 बजे खाते हैं। अगर 10-11 बजे आप खाएंगे और पेट भरा रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी, है ना। तो इसीलिए समस्या से बचने के लिए आपका खाना बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, 6-7 बजे तक आपको खाना खा लेना चाहिए। सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपको खाना कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे एंड ए ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर स्लीपिंग। ये तो हमारे मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये बात पता है कि दूध पीने से नींद बहुत अच्छी आती है ना। तो सोने जाने से पहले आपको क्या करना है, दूध लेना है। साथ ही साथ में अगर आपको रीडिंग का हैबिट है तो रीडिंग बुक्स पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ में कुछ रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं, शाम के समय में कुछ भजन कीर्तन टाइप का कर सकते हैं, इससे भी आपको नींद आने में सहायता मिलेगी। और ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें साइंटिफिकली प्रूवन है, इन पर रिसर्च हो चुकी है कि अगर आप बहुत काम एनवायरनमेंट में रहते हैं, बुक्स रीड करते हैं या आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं आपको सेडेटिव मोड में चला जाता है, आप रिलैक्स फील करते हैं और इससे आपको नींद आने में सहायता होती है। साथ ही साथ में स्लीप हाइजीन, जहां आप सोते हैं तो आपका जो बिस्तर है, तकिया है, वो थोड़ा साफ सफाई वाला होना चाहिए। और साथ ही साथ में रेगुलर स्लीप शेड्यूल, यानी आपके सोने का जो शेड्यूल है वो बहुत रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी दिन आप 8 बजे सोने जा रहे हैं, किसी दिन 2 बजे सोने जा रहे हैं, किसी दिन 12 बजे। एक पंक्चुअल टाइम बनाइए कि अगर आप 10 बजे सोने जाते हैं तो आपको कोशिश करना है कि अपना काम 10 बजे तक निपटा लें और 10 बजे आपको स्लीपिंग के लिए चला जाना चाहिए। साथ ही साथ में कुछ कॉग्निटिव थेरेपी है, उनकी हेल्प से भी आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में, यानी जो मैंने पहले आपको चीजें बताई हैं,
अगर उनसे आपको राहत नहीं हो रही है, यानी नींद नहीं आ रही है, आपने सारे चेंजेस कर लिए हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल उतनी चेंज नहीं हो पा रही है, तो मेडिकेशन की हेल्प से इसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। हालांकि ये जानकारी जो मैं दे रहा हूं, ये आपको स्वयं से ट्राई नहीं करना है। जब भी आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम होगी तो आप अपने फिजिशियन से मिलेंगे, अपने डॉक्टर से मिलेंगे। बात करें मेडिकेशन में, तो मेनली आपको ध्यान रखना है इसमें सेडेटिव ड्रग जो है प्रेस्क्राइब की जाती हैं, लेकिन जब जरूरत हो तब, ओनली जब आपको नीड है इसकी। या भाई नहीं कि एक दो दिन नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोली लेना लोग शुरू कर देते हैं, ये आपको नहीं करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसमें डाइजिपाम जो सॉल्ट है वो आपका यूज होता है। डाइजिपाम 0.5 mg/h यानी सोते वक्त ये दवाइयां ली जाती हैं। डाइजिपाम है, लोराजिपाम है, एल्प्राजोलम है, फिनोबार्बिटोन है और नाइट्रोजिपाम है। ये सारी जो भी दवाइयां यहाँ पे लिखी हुई हैं, ध्यान देंगे ये सभी सेडेटिव्स हैं। सेडेटिव्स का मतलब है हमारे जो ब्रेन की सोचने विचारने की जो क्षमता है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है, उसको ये सप्रेस कर देती है और इस तरीके से आपको नींद लेके आती है। मैं आपको ये भी यहाँ बताना चाहूंगा कि जो ब्रेन को सेडेट करके आपको नींद लाती हैं, इन दवाइयों के बाद जो नींद आती है और व्यक्ति जब जागता है तो वो बहुत अच्छा फ्रेश फील नहीं करता, क्योंकि ये आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रही है, ये आपको नेचुरल स्लीप इंड्यूस नहीं कर रही है। साथ ही साथ में मैं एक और आपको प्रिकॉशन यहां देना चाहूंगा कि अगर आप किसी पेशेंट पर अपनी इस तरीके की कोई सेडेटिव, चाहे वो डाइजिपाम हो, अल्प्राजोलम हो, नाइट्राजिपाम हो, इस तरीके की कोई दवाई यूज कर रहे हैं, तो एक ही दवा को यानी एक ही सॉल्ट को लंबे समय तक आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंट इसके लिए कहीं ना कहीं हैबिचुअल हो जाता है और उसकी वजह से उसको दिक्कत होगी। तो इसीलिए हमेशा क्या करेंगे, इसको ड्रग को रोटेशन में यूज करेंगे, कि जैसे मान लो 1 महीने के लिए आपने उसको एल्प्राजोलम दे दिया है, तो अगले महीने आप कोशिश करेंगे कि उसको आप जो है कोई डाइजिपाम दे देंगे या लोराजिपाम दे देंगे, लाइक दैट। ये मेडिकल एडवाइस है, बुक्स में मेंशन है कि आपको सेम ड्रग को कभी भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज नहीं करना है। थोड़ा और आगे चलते हैं और समझते हैं। ये कुछ ब्रांड हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे डाइजिपाम है, ये आपका एल्प्राजोलम है, ये आपका नाइट्राजिपाम है, उसके बाद ये लोराजिपाम है, फिनोबार्बिटोन है, ये सारी दवाइयां हैं। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो कैटेगराइजेशन है मेडिकेशन का, इसमें आपको दो बातें समझनी है कि अगर किसी को शुरुआत नींद आने में प्रॉब्लम होती है, यानी उसे इंडक्शन ऑफ स्लीप की प्रॉब्लम है, नींद शुरू से नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में जो आपकी चॉइस ऑफ ड्रग है, ये डाइजिपाम वगैरह होनी चाहिए। डाइजिपाम है या आपका अल्प्राजोलम है, इनको देना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति एक बार सो तो जाता है, यानी उसे नींद तो आ जा रही है लेकिन रात में जाग जा रहा है, तो ऐसे केस में जो चॉइस ऑफ ड्रग है दैट इज द नाइट्राजिपाम। नाइट्राजिपाम आपको ये इंड्यूस नहीं करेगी स्लीप, लेकिन अगर एक बार आप नेचुरली सो गए हैं और इनिशियली आपको नींद आने में प्रॉब्लम नहीं है, आप रात में जल्दी जाग जाते हैं, तो उस केस में ये ड्रग बेस्ट मानी जाती है। नाइट्राजिपाम 5 mg और 10 mg दोनों में अवेलेबल है। बात करते हैं, थोड़ा और आगे की बातें समझते हैं। इसमें बेंजोडाइजिपिन क्लास की एक्चुअली ये ड्रग है, नॉन बेंजोडाइजिपिन और बेंजीडाइजिपिन के साथ साथ में इसमें मेलेटोनिन सप्लीमेंट भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप जानते हैं मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में स्लीप को इंड्यूस करता है। मैं आपको थोड़ा और आगे की बातें बताना चाहूंगा, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है। एज द एज इंक्रीजेस स्लीप बिकम लेस, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमें नींद जो हमारी है वो क्या होती है, कम होती जाती है। इसीलिए नींद ना आने की जो समस्या है वो आपकी एडल्ट में, आप ये कह सकते हैं कि ओल्ड एज में ज्यादा मिलेगी। अगर आप एक जनरल फिजिशियन है तो आप ये चीज देखेंगे कि अगर 10 पेशेंट, बूढ़े पेशेंट अगर आपको विजिट करते हैं, तो उसमें से 7 पेशेंट कम से कम ये कंप्लेन करेंगे कि डॉक्टर साहब रात को बहुत अच्छी नींद नहीं आती है ना, क्योंकि ये समस्या ओल्डर एज में अप्रोक्सीमेटली सबको होती है, क्योंकि इसमें दोनों ही कारण हैं। ये एक बात आपको समझनी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में वात बढ़ता है ना, तो ये आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तब भी आपको ये समझ में आना चाहिए। एंड पर्सन विद द नो एक्टिव वर्क, क्योंकि जब आदमी बूढ़ा होगा तो बहुत ज्यादा वर्कआउट तो करेगा नहीं, उसके वजह से साथ में आपको याद रखना है, फील रेस्टलेस विदाउट स्लीप, दिस फैक्ट मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द पेशेंट। यानी जो बूढ़े व्यक्ति हैं जिनको नींद आने की प्रॉब्लम है, ये आपको उन्हें समझाना है कि देखो भैया आपको ये समस्या रहेगी, ओल्ड एज में ये समस्या रहती है। इसीलिए उन व्यक्तियों को आपको बोलना है कि आप अपने आप को किसी अदर एक्टिविटीज में इंडल्ज करिए, थोड़ा बहुत अपना ग्रुप बनाइए, घूमिए, एक्सरसाइज करिए, इस तरीके से ही और सी शुड एंगेज
हिज और हर माइंड समवेयर एल्स। यानी ये आपको पेशेंट को बताना है कि आपको अपने आप को कुछ एक्टिविटीज में इंडल्ज करके रखना है ताकि आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा रिलैक्स रहे और आपको ये समस्या ना हो। आगे की थोड़ी चीजें समझते हैं और जानते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट बाय आयुर्वेदा। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंसोम्निया का आयुर्वेद में क्या मैनेजमेंट है, किस तरीके से ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले आयुर्वेद में जो चिकित्सा है इसको दो भागों में हमने बांटा है। एक है आपकी समन चिकित्सा और एक है शोधन चिकित्सा। समन चिकित्सा का मतलब यानी हमारे शरीर में जो दोष बढ़े हुए हैं उनको वहीं पे शांत कर देना। यहाँ पे आप देखेंगे समन चिकित्सा ऑल्सो नोन एज द पैलिएटिव थेरेपी। अब इसमें यूज क्या करेंगे, यूज ऑफ हर्ब। कुछ इस तरीके के हर्बल मेडिकेशंस हैं जो आपको इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तगर। अगर आप तगर के बारे में जानते हैं तो तगर एक वेल नोन ड्रग है आयुर्वेदा में, जो इंसोम्निया के पेशेंट में, नींद ना आने के रोगियों को ये ड्रग दी जाती है, तगर दी जाती है। इसमें जटामासी है, इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा आप जानते हैं एक न्यूट्रोपिक एजेंट है, एडेप्टोजेंस है इसमें, तो ये आपकी नींद ना आने की समस्या में हेल्प करता है, ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इसमें ब्राह्मी है, इसमें मेद रसायन देखेंगे, मंडूक पर्णी है, शंख पुष्पी है। अब ये जो भी मैं आपको हर बता रहा हूं ये पिछले 4-5 हजार वर्षों से यूज हो रहे हैं। आप जानते हैं कि आयुर्वेद में अश्वगंधा का यूज क्या है, शंख पुष्पी का यूज क्या है, ब्राह्मी का यूज क्या है, क्योंकि जितनी भी ये दवाइयां हैं ये हमारे ब्रेन पर ही काम करती हैं। ये हमारे लिए मेद रसायन इसीलिए कहा गया है ना, ये हमारे ब्रेन के ऊपर कंट्रोल करती हैं। तो जो स्ट्रेस की वजह से नींद ना आने की समस्या है, तनाव की वजह से, तो उसको ये ठीक करती हैं। अगर मैं शोधन चिकित्सा के बारे में बात करूं तो शोधन चिकित्सा में आपको ध्यान रखना है, इसको क्लींजिंग थेरेपी भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर में जो दोष पड़े हुए उनको हमेशा के लिए बाहर करती है। जैसे इसमें देखेंगे नश्य है। अब नश्य क्या है, पंचकर्म के जो 5 प्रोसीजर मैंने आपको बताए हैं, नाक के अंदर अपन क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं। तो नस्य है, इसमें अभ्यंग है, अभ्यंग का मतलब मसाज जिसे हम कहते हैं, और इसमें ऑयल मसाज जिसे कहते हैं। सिरोधारा है, सिरोधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो मानसिक रोगी होते हैं उनके लिए। और मैंने अभी जैसे बताया कि अनिद्रा कहीं ना कहीं एक मानसिक रोग से ही एसोसिएटेड है। और इसमें बस्ती चिकित्सा, बस्ती का मैंने बताया वात रोगों की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो चिकित्सा है वो बस्ती है, तो इसमें बस्ती दे सकते हैं आप। और बस्ती क्योंकि वात को बैलेंस करती है, और अगर वात बैलेंस हो जाएगा तो आपको जो अनिद्रा की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यानी ये जो भी मेडिकेशन मैंने आपको बताया है, जो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बताया है, बिलीव मी, अगर आप इंसोम्निया से सफर कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको बेचैनी रहती है, तो आप इस आयुर्वेद में जो भी सिद्धांत बताए गए हैं इनको ट्राई करके देखिए। एटलीस्ट मैंने जो अभी आपको ये अभ्यंग वाला पार्ट बताया है, आपको नींद नहीं आती है तो आपके पैर के तलवों पर कोई भी एक आयुर्वेदिक कोई तेल लीजिए और उस तेल की मसाज करिए। अगर आप कोई मेडिकेटेड ऑयल नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट तिल तेल लीजिए और इस तिल के तेल को अपने पैरों पर मसाज करना शुरू करिए, और आप पाएंगे कि आपको इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। थोड़ा और आगे की बातें समझते हैं और जानते हैं। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट बाय आयुर्वेदा में आहार विहार में भी कुछ परिवर्तन आपको करने हैं, यानी आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी है, जिसमें वार्म मिल्क ले सकते हैं कुछ हर्ब के साथ में सोते वक्त। जैसे मैंने बताया कि आप 1 ग्लास दूध में थोड़ा सा अश्वगंधा मिला करके आप लेते हैं तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ में जो आपको क्या करना है, अवॉइडिंग स्टिमुलेंट एंड लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर। यानी जो स्टिमुलेंट है, आयुर्वेद कहता है कि आपको शरीर को उत्तेजित करने वाले जो पेय पदार्थ हैं, जैसे मैंने भी बताया कॉफी है या आपके ड्रिंक है जिनमें कैफीन की मात्रा है, चाय है, ये सारी चीजें आपको सोने से पहले अवॉइड करनी चाहिए, 2 से 3 घंटा पहले। और साथ ही साथ में आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम है स्क्रीन एक्सपोजर की, है ना, स्क्रीन का जो टाइम है, यानी पड़े पड़े मोबाइल देख रहे हैं हम 7-8 घंटे, है ना, वो चीज आपको कम करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, तभी आप इस समस्या से ठीक हो पाएंगे। तो ये सारी जानकारी इंसोम्निया को लेकर के मैंने दी है आपको। मैंने कोशिश की है कि अनिद्रा क्या है इसके बारे में मैं आपको समझा पाऊं, और अगर अनिद्रा को, इंसोम्निया को समझने में ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।